चलो, जिस तरीके से हमने कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से लेके 122 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में रिवाइज किया, बस उसी तरीके से जो डायरेक्टर्स वाला छोटा सा अपना पोर्शन बचा है जो सीएमए इंटर के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, वो अपने इस पार्ट 4 में कवर कर लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से। यहां पे आपको स्क्रीन पे देखो 15 पेजेस का नोट्स दिखेगा, 15 पेजेस जो अपने लास्ट यहां सेक्शन 122 रैप किए थे उसी में जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्टर्स का जितना भी कहानी है ना, ये सिर्फ 15 पेजेस में पूरा का पूरा डायरेक्टर जितना भी अपने लिए सीएमए इंटर लेवल पे रेलेवेंट है वो समराइज किया हुआ है। बस ये 15 पेज को अपने पढ़ के जाएंगे, 40 से 45 मिनट्स में मैक्स आपका लूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। और ये डायरेक्टर्स का जितना भी पोर्शन है तुम्हारे सीएमए इंटर के सिलेबस के लिए वो अपने इसमें कवर कर लेंगे। इनकेस ये 15 पेजेस तुम्हारे पास नोट्स में नहीं है, जो टेलीग्राम चैनल में नोट शेयर किया गया उसी में लास्ट 15 पेजेस में देखना, वो डायरेक्टर है। तो एक एक करके चलो फटाफट से इसको रैप कर लिया जाए और आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से एक एक करके देख लो। सेक्शन 149 से डायरेक्टर्स का बात चालू होता है। यहां अपना पूरा नहीं है सिलेबस में, जितना है उतना अपने डिस्कशन करेंगे। 149 से डायरेक्टर्स का बात चालू होता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि बीओडी होना चाहिए। तो कितने लोग होंगे बीओडी में? बीओडी हुआ यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, क्वेश्चन है कितने डायरेक्टर्स होंगे? तो यहां मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स लिखे हैं। और ये डायरेक्टर जो है ना, एवरी कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको आप डायरेक्टर बोलेंगे। और वो इंडिविजुअल्स कितने होने चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम। अगर 1% कंपनी प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए देखो तो 1% में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, ये मिनिमम नंबर है। मैक्सिमम हर जगह 15 डायरेक्टर पॉसिबल है, मैक्सिमम 15 नंबर है। बट अगर एओए बोल दे आपको कम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर एओए बोल दे 10 मिनिमम डायरेक्टर रखना है तो आप 10 भी रख सकते हैं, तो 10 मैक्सिमम हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला एओए तो 15 कंपनीज एक्ट का मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। 15 से ज्यादा आप कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए जनरल मीटिंग में तो आप ये 15 के नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। और रहा बात एक सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए, उनमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता, जितना मर्जी वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट पासिंग एसआर इन जीएम। डन है क्या? तो बस इतना ही बात हुआ। कितना डायरेक्टर इंडिविजुअल आप डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे? मिनिमम 1, 2, 3, ओपीसी का 1, प्राइवेट का 2, पब्लिक का 3, मैक्सिमम 15। एओए बोल दे तो कम अलाउड है, कम नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर पॉसिबल है। अगर उससे ज्यादा 15 से ज्यादा करना है तो एसआर पास करना होगा। सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी को बिना एसआर भी वो अपॉइंट कर सकते हैं कितने भी डायरेक्टर्स को। एक वुमेन डायरेक्टर होना होगा, एक वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए आपके कंपनी में, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। किस कंपनी के लिए? सब कंपनी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट कंपनी को ये सब अप्लाई नहीं करेगा, लिस्टेड कंपनी को ये अप्लाई करेगा। और ऐसा कोई पब्लिक कंपनी जो ऑब्वियसली लिस्टेड नहीं है, यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो हुआ जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या टर्नओवर 300 करोड़ है, 100 करोड़ का पुस्क है, 300 करोड़ का टर्नओवर है, उसको वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। यानी एक लिस्टेड कंपनी है, चाहे टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल कितना भी हो, लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। और ऐसा कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पुस्क 100 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर 300 करोड़ है, कौन सा पुस्क और टर्नओवर? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको टर्नओवर और कैपिटल चेक करना है। पेड अप शेयर कैपिटल पुस्क 100 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 300 करोड़। इनमें से कोई भी अगर कंडीशन मीट हो गया तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, तब वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। और वुमेन डायरेक्टर अगर छोड़ के चले जाए, कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाए, तो या तो 3 महीने का टाइम है, नया वुमेन डायरेक्टर लाओ, 3 महीने का टाइम है, नया वुमेन डायरेक्टर लाओ, या अगले बोर्ड मीटिंग में उस वैकेंसी को फिल करो, विचएवर इज लेटर। 3 महीना या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विचएवर इज लेटर, उस पीरियड में आपको एक नया वुमेन डायरेक्टर ले आना होगा। और अगर कोई नया कंपनी है तो उसको 6 महीने का टाइम दे दो, नया कंपनी है तो 6 महीने का टाइम दे दो, इनकॉर्पोरेशन से वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स का बात किया, फिर वुमेन डायरेक्टर का बात किया। किसके लिए मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनी या हर वो अनलिस्टेड कंपनी जिसका या तो टर्नओवर 300 करोड़ है या पुस्क 100 करोड़ है। 100-300 कब का? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट आता है एक रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होगा? जो इंडिया में रहता हो। हर कंपनी
एवरी कंपनी बोला है। क्या कोई लिस्टेड कंपनी बोला है, क्या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोला है, एवरी कंपनी बोला है। यानी प्राइवेट हो पब्लिक हो जो कंपनी हो, हर एक कंपनी को एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऐसा रखना होगा जो इंडिया में रहता हो। अरे सारे फिरंग डायरेक्टर को मत ले आना, एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर ले आना जो इंडिया में रहता हो। रेसिडेंट माने क्या, एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में रहता हो। एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और रेसिडेंट माने क्या, एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में रहता हो। अगर मान लो कंपनी बीच में इनकॉर्पोरेट हुआ, 6 महीने में ही इनकॉर्पोरेट हुआ, तो पूरा साल है ही नहीं, तब आप वो कंडीशन कैसे देखेंगे, तब आप वो कंडीशन प्रोपोर्शनेट देखेंगे। अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, पूरा साल तो हुआ नहीं ना उसको, जब पूरा साल हुआ ही नहीं तो आप 182 डेज कैसे देखेंगे। फिर जो रिमेनिंग पीरियड बचा है उस साल में, सपोज अगर कोई कंपनी है जो 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुआ, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च लगभग जो 6 महीने का टाइम आता है, वो पीरियड को आप देखोगे। रिमेनिंग लेट्स से अपना जो 6 मंथ्स का रिमेनिंग पीरियड है, अराउंड 185 डेज, आर्बिट्रेरी नंबर में ले रहा हूं। लेट्स से 200 दिन ही बचा है, 200 दिन बचा है इस साल को कंप्लीट होने से पहले। मिड ऑफ द ईयर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, 200 दिन बचा है पूरा साल कंप्लीट होने से पहले, तो इंटू 182 डिवाइडेड बाय 365, इतना दिन वो इंडिया में होना चाहिए। अगर इतना दिन वो इंडिया में रेसिडेंट डायरेक्टर है, इतना दिन वो डायरेक्टर इंडिया में रहा है, उसको हम रेसिडेंट डायरेक्टर मान लेंगे और ये प्रोविजन मीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? अगेन प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट मानना होगा, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका मतलब अगर सपोज करो आपके लेट से 12 नहीं 10 डायरेक्टर ले लेते हैं, आपके टोटल 10 डायरेक्टर है, मैक्सिमम तो 15 ही था, टोटल आपके 10 डायरेक्टर है, तो यानी इसका 1/3 माने 3.33 आ रहा है, एटलीस्ट 1/3 बोला, यानी 4 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर एवरी पब्लिक कंपनी। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कब? कोई भी, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए नहीं। 10 और 100 का टर्नओवर, 10 और 100 का लिमिट है। पेड अप पुष्प 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, पुष्प 10 करोड़ टर्नओवर 100 करोड़। या अगर आपका कोई ओल्ड 50 करोड़ का ओल्ड बचा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिवेंचर, कोई लोन डिपॉजिट डिवेंचर अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने रीपे नहीं किया, बैलेंस शीट में खड़ा है 50 करोड़ से ज्यादा का, ध्यान देना ये लिमिट ग्रेटर देन है, बाकी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान देना। तो पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ऊपर है, अलाउड, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कितने? 2। अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। या आपने लोन डिवेंचर या डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया, कितना? 50 करोड़ से ऊपर का, 50 करोड़ 1 रुपया से बेसी होना चाहिए, उसका रीपेमेंट नहीं किया, तो हम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे। अगेन कौन से कब का ये लिमिट्स देखेंगे? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिट होगा, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिट देखना पड़ेगा। वापस से कोई अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी आ गया, वो छोड़ के चला गया, या वो चला गया, छोड़ के चला गया, तो कब फुलफिल करेंगे? सेम एज वुमेन डायरेक्टर, 3 महीने वो वैकेंसी के बाद 3 महीने तक में, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, विच एवर इज लेटर, आपको मीट कर लेना होगा। 3 महीने का टाइम है, या अगला बोर्ड मीटिंग जो भी बाद में आ रहा है, उसमें आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वापस नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ले आने पड़ेंगे। ओके, ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, वो रोटेशन में रिटायर नहीं होंगे, आगे देखेंगे तब पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 कंडीशन एप्लीकेबल है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, कंपनी एक बार तो कंडीशन मीट किया, फिर कंपनी मीट ना करे, मतलब टर्नओवर एक बार 101 करोड़ पहुंचा, बट बाकी के साल वो 101 करोड़ से नीचे हो रहा है, तो फिर वो कंडीशन मीट नहीं हुआ। अगर 3 कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 3 साल तक मीट नहीं होगा, तब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। 3 साल तक आपको एक कंडीशन मीट नहीं होना होगा, एक बार भी कंडीशन मीट हुआ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्लाई हो गया। 3 साल तक कंटिन्यूअस मीट नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि चल ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने पीरियड के लिए आएगा ये डायरेक्टर? 5 साल।
5 साल के लिए आप अपॉइंट करोगे, इसका टेन्योर होगा 5 साल। कैसे अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर, याद है क्या? अड्डा मारना, ऑर्डिनरी, अपना रोज का काम है अड्डा मारना, ऑर्डिनरी बिजनेस। ए, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। डी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वापस डी, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिटायरमेंट, रिमूवल, और वापस ए आ गया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल या रेम्यूनरेशन। तो ये इसके लिए ओआर पास होगा, इसके लिए ओआर पास होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस है तो इसमें हम लोग ओआर भी पास कर देंगे, ओआर से काम हो जाएगा। और 5 साल, अगर वापस 5 साल, इसलिए बोला था ना ऑर्डिनरी बिजनेस जरूरी नहीं है ओआर हो, कहीं कहीं एसआर भी आ जाता है, तो पहले 5 साल तो ओआर से काम चल जाएगा, बट अगला अगर रीअपॉइंट करना है वापस से 5 साल तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। फर्स्ट 5 इयर्स ओआर, नेक्स्ट 5 इयर्स एसआर, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। 3 साल तक आपको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। ये कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद कंपनी इन एनी कैपेसिटी, वो कंपनी से ताल्लुक नहीं रख सकता। उसको क्या पैसा दिया जाएगा? सिटिंग फीस, आप सिटिंग फीस दे दो, उसको रेम्यूनरेशन दे दो बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग, या कोई भी प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन है वो दे दो। सिटिंग फीस दे दो डायरेक्टर का जो बनता है, बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अगर कोई रेम्यूनरेशन है वो दे दो, या प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे दो। बट आप स्टॉक ऑप्शंस डायरेक्टर को नहीं दे सकते, आप स्टॉक ऑप्शंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 149 क्या बोला, इतना सब हम लोग पढ़े। 149 क्या बोला? सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर, फिर वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बात किया। मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर देखे 1 2 3, मैक्सिमम 15, एओए से नीचे और एसआरएन जीएम से ऊपर। उसके बाद वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। क्या लिमिट था? लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका 100-300 पुष्ट 100 करोड़ से या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रखेगा। रेसिडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 1, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना होगा, एटलीस्ट 182 डेज जो इंडिया में रहे। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला हर कंपनी में नहीं, एवरी लिस्टेड कंपनी या वही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक मीट होना चाहिए। पुष्ट 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और कोई आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिबेंचर हो 50 करोड़ से ज्यादा का, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 अपॉइंट करने होंगे एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने कंडीशन मीट नहीं किया फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दरकार नहीं है, हटा देना। 5 साल के लिए अपॉइंट होगा बाय ओआर, रीअपॉइंट हो सकता है फॉर अनदर 5 इयर्स बाय एसआर, और उसके बाद 3 साल तक कूलिंग पीरियड होगा। वो कोई भी कैपेसिटी में कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रह सकता। फिर एक सेक्शन आता है 151 जो बोलता है स्मॉल शेयर होल्डर्स भी एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर क्यों अपॉइंट करेंगे, इसका पर्पस क्या रहेगा? वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। स्मॉल शेयर होल्डर अपने राइट को बचा के रखने के लिए एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी और दूसरा कोई कंपनी नहीं, ओनली अ लिस्टेड कंपनी, और वो भी एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अ लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड, सब लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल होगा, बट उनको भी ऑप्शन दिया है, मे अपॉइंट 1 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। पहले तो ये बोलो भाई स्मॉल शेयर होल्डर है कौन? स्मॉल शेयर होल्डर हर वो इंसान है जो शेयर होल्ड करके रखा है, नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपया, नॉमिनल वैल्यू, प्राइस नहीं बोला, मार्केट वैल्यू नहीं बोला, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोला है, मैक्सिमम 20,000 रुपया तक का, करेक्ट। तो फेस वैल्यू चेक कर रहा, अगर 10 रुपया है ना तो ऐसा उसके पास 2,000 शेयर हो सकता है, तो भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोला जाएगा, तो भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोला जाएगा, करेक्ट। ये लोग क्या करेंगे, या तो कंपनी खुद से अपॉइंट कर दे, सुओ मोटो अपॉइंट कर दे, या ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर, कितने स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस दे। क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर दे काम हो जाएगा? नहीं, कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलके वो नोटिस दे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स विचएवर इज लोअर, या तो 1000 या 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स विचएवर इज लोअर, उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं इन अ मीटिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, और उस मीटिंग में
मीटिंग में मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से अप्रूवल चाहिए। मेजॉरिटी लोग जब पास करेंगे तब वो डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझा क्या? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? ऐसा कोई भी इंसान जो शेयर होल्ड कर रहा है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज। कोई लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट 1 SHD, या तो खुद से या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स व्हिचएवर इज लोअर, वो अगर नोटिस फाइल करे तो, और उनके मीटिंग में मेजॉरिटी का अप्रूवल आना चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। कब अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा? एक नोटिस देना होगा आपको कंपनी को, 1000 या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स व्हिचएवर इज लोअर, ये देखे थे। इनको नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देंगे? कंपनी को नोटिस देंगे। कब? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। 14 डेज बिफोर द मीटिंग, जब वो मीटिंग रखने वाले उससे कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दे, एटलीस्ट 14 डेज पहले नोटिस दे कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। और उस नोटिस में एक स्टेटमेंट रहेगा साइंड बाय द पर्सन जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है, उसका दिन, और ये बोला जाएगा, उसका दिन लिखा जाएगा, दिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये लिखा जाएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और ये लिखा जाएगा कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। नॉट डिस्क्वालिफाइड, कंसेंट देगा अपना डायरेक्टर बनने का, और उसका दिन वो लिखा होगा। वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाएगा। ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाएगा। और ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कभी भी रोटेशन से रिटायर नहीं होगा। रोटेशन वाला क्लॉज इस पर नहीं लगेगा। टेन्योर इसका मैक्सिमम 3 साल रहेगा, और ये रीअपॉइंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल था, वो रीअपॉइंट हो सकता था और 5 साल के लिए, OR पहला वाला, SR दूसरा वाला। उसके बाद कूलिंग पीरियड 3 साल आता। इस केस में टेन्योर ही उसका 3 साल है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और उसके बाद उसको 3 साल का कूलिंग पीरियड भी देना पड़ेगा। अपॉइंट हुआ 3 साल के लिए, कंप्लीट हुआ 3 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। समझ आया? हाँ। अगर वो 164 में डिस्क्वालिफाइड है तो वो डायरेक्टरशिप से उसको बाहर जाना पड़ेगा। अगर 167 में उसका वैकेंसी आ गया, 167 में उसको वेकेट कर दिया गया, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बचा, 149 सबसेक्शन 6 के तहत, 149 के तहत, तब उसको वेकेट कर जाना पड़ेगा। और वो मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 2 कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये जो 20 और 10 का लिमिट हम बाद में देखेंगे। एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 ही कंपनी में स्मॉल डायरेक्टरशिप रख सकता है, और वो 2 कंपनी भी कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए। समझा? हाँ समझा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? एवरी लिस्टेड कंपनी ऑप्शन दिया है, खुद से अपॉइंट करे या स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस भेजे। कौन होगा स्मॉल शेयर होल्डर? जो 20,000 का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू शेयर्स में होल्ड करता हो। कितने स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस भेजे? 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर मिलकर नोटिस भेजे। क्या चीज का? जब मीटिंग होगा हम मेजॉरिटी लोग मिलकर अप्रूव करेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट हो जाएगा। मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग का अप्रूवल चाहिए। नोटिस जाएगा कंपनी को 14 दिन, कम से कम एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस कंपनी को जाएगा, और उस नोटिस में उस इंसान जो अपॉइंट होने वाला है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसका नाम होगा, कंसेंट होगा, और ये कि भाई साहब ये इंसान डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये सब बात उसमें लिखा होगा। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 3 साल का टेन्योर होगा, कैनॉट बी रीअपॉइंटेड, कूलिंग पीरियड रहेगा 3 साल और का, रिटायर बाय रोटेशन ये नहीं करेगा, और अगर 164 में डिस्क्वालिफाइड हुआ या 167 में वेकेंट हो गया या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बचा तो इसको ऑफिस से हटा दिया जाएगा। और सिर्फ 2 कंपनी में कोई भी इंसान वो डायरेक्टर बन सकता है। कोई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ 2 कंपनी में मिला के डायरेक्टरशिप रख सकता है, तीसरे कंपनी में जाते ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके डन। अब कैसे अपॉइंट करे? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का बात करते हैं। अभी देखा 149 और 151। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का 152। कैसे अपॉइंट करे? सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा, फर्स्ट डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट का बात करें 3 प्रायोरिटी का ऑर्डर चलेगा। सबसे पहले आर्टिकल में जो नाम लिखा है, फर्स्ट डायरेक्टर का, वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो टेबल F,
मैनर ऑफ अलॉटमेंट लिखा होगा, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया होगा। टेबल एफ जो मॉडल आर्टिकल्स है उसमें मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा है, आप वो फॉलो कर लो। अगर वो भी नहीं है तो थर्ड, अगर वो भी नहीं है तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा? या तो सबसे पहले आर्टिकल जिनको बोल दे वो, आर्टिकल कुछ नहीं बोला तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा है मॉडल आर्टिकल्स में वो। अगर आपने मॉडल आर्टिकल्स भी अडॉप्ट नहीं किया है तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम विल बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। करेक्ट है। और बाद बाकी हर कोई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग के तहत अपॉइंट होगा। जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट होगा ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा, याद है ना? डायरेक्टर और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये दोनों डीडी में कवर हो रहा था। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां पे होगा? जनरल मीटिंग से होगा। हाँ, अगर कहीं पे कुछ और बात लिखा है तो वो फॉलो कर लेना। जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जनरल मीटिंग में तो नहीं था, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो बात लिखा है आप वो फॉलो करिए, अदरवाइज सबको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना है। और इसके लिए आपको दिन रखना पड़ेगा, दिन के बिना आप अपॉइंट नहीं हो सकते। और हर डायरेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं अंडर 164, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 टू बिकम अ डायरेक्टर। और वो अपना कंसेंट देगा कि आई एम विलिंग टू बिकम अ डायरेक्टर, मेरे को अपॉइंट करो ना डायरेक्टर की तरह। तो एक इंसान है जिसको डायरेक्टर बनना है कंपनी में, तो वो दो डिक्लेरेशन देगा। एक डिक्लेरेशन देगा कि कंसेंट का, DIR 2 में कंसेंट देगा कि आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन योर कंपनी, फाइन। DIR 8 में वो क्या देगा? DIR 8 में वो बोलेगा कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, हम डायरेक्टर बन सकते हैं, आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर। और कंपनी भी क्या करेगा? पंचायती आरओसी को सब बताएगा, किसमें? DIR 12 में 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर वो पंचायती आरओसी को सब बताना पड़ेगा। और अगेन सेक्शन 8 कंपनी या कहीं पे अगर सीजी और एसजी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है उस पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं करता, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इतना देखो एक बार वापस देखो, सेक्शन 152 क्या बोला? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 152 क्या बोला? फर्स्ट डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करना है, आर्टिकल में नाम लिखा होगा फर्स्ट डायरेक्टर, उसको बना दो। नहीं लिखा तो टेबल एफ मॉडल आर्टिकल्स आपको बताएगा कि किस तरह से अपॉइंट करना चाहिए, मैनर बताएगा, वो फॉलो कर लो। नहीं करना कोई बात नहीं। सब्सक्राइब, अगर आप नहीं अडॉप्ट करते मॉडल आर्टिकल, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। और हर डायरेक्टर अनलेस कुछ और आपने बोला है जनरल मीटिंग से ही अपॉइंट होगा। जनरल मीटिंग से अपॉइंट होगा, उसके पास दिन होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए और वो अपना कंसेंट देगा कंपनी को डायरेक्टर बनने का। और कंसेंट और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है DIR 2 DIR 8, ये कंपनी किसको फॉरवर्ड करेगा? आरओसी को DIR 12 में 30 डेज के अंदर। सारा फाइलिंग कंपनी आरओसी को 30 डेज के अंदर ही करता है। और ये सेक्शन 8 कंपनी या CGSG के द्वारा अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंटेड है उस पर अप्लाई नहीं करता। डन है यहां तक? ओके। अब एक और देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, ये रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का बात करता है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का बात करेगा। क्या कोई भी पब्लिक कंपनी क्या करेगा? अगर आर्टिकल्स, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर, अगर आर्टिकल बोल दे कि आपको हर डायरेक्टर को रिटायर होना पड़ेगा तो अलग बात है। और यहां पे ना फर्स्ट एजीएम को छोड़ दो, फर्स्ट एजीएम को छोड़ दो, फर्स्ट एजीएम को भूल जाओ, सब्सिक्वेंट एजीएम से बात करना मेरे साथ। सब्सिक्वेंट एजीएम से अगर आर्टिकल ने बोला कि हर एजीएम पे हर डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा, सब डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स विल रिटायर, तो अलग बात है, ठीक है, फॉलो आर्टिकल्स। अगर वो नहीं बोला तो एक्ट क्या बोलता है? एवरी एजीएम में एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी को हम रोटेशन डायरेक्टर्स बोलेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स बोलेंगे। और वो अपॉइंट किए होने चाहिए एजीएम में, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने चाहिए, तो जनरल मीटिंग में ही रिमूव होंगे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जनरल मीटिंग से अपॉइंट नहीं हो रहे थे तो यहां उनको रोटेशनल डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं किया था, याद है ना? वहां भी बोले थे कि दे आर नॉट लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, करेक्ट? तो बोला क्या? सपोज अगर अपने पास 10 डायरेक्टर है तो इसका कम से कम 2/3 यानी 6.67 आ रहा है, एटलीस्ट 2/3 बोला है यानी कम से कम 7, तो 7 डायरेक्टर्स 2/3 मेरे रोटेशनल डायरेक्टर्स बन गए। अब इस 2/3 में से क्या होगा मालूम है?
1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर्स विल रिटायर फ्रॉम ऑफिस। तो यानी ये 7 में से 1/3, 7 में से 1/3 ऑफिस से रिटायर हो चुके होंगे। 7 से 1/3 यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.3। ये आप नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करोगे यानी 2 डायरेक्टर्स ऑफिस से रिटायर होने चाहिए। क्या बोला, 2 चीज बोला। कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पहले उनको देखो, कितने डायरेक्टर हैं, सपोज 10 टोटल डायरेक्टर्स हैं। अब इसमें से 2/3 यानी 6.66 होता है, तो एटलीस्ट 2/3 बोला यानी 7, ऊपर राउंड ऑफ कर दो। 7 को आप बोलोगे रोटेशनल डायरेक्टर्स, बाकी 3 छोड़ देंगे। अब ये 7 डायरेक्टर्स में से 1/3 यानी 2.33, यहां एटलीस्ट नहीं बोला है तो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कर दो यानी 2 डायरेक्टर्स को आपको रिटायर करना पड़ेगा। 2 डायरेक्टर्स विल रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग। ये 2 डायरेक्टर हर जनरल मीटिंग में रिटायर करेंगे। कौन, जो सबसे ज्यादा टिका है ऑफिस में, लॉन्गेस्ट जो ऑफिस में रहा है। अगर सेम टाइम में रहा है तो वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लॉटरी करेंगे। म्यूचुअली डिसाइड कर लो अगर तुम सेम डे अपॉइंट हुए थे, या नहीं तो फिर हमको लॉटरी करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा। ठीक है। और जितने लोग भी रिटायर हुए हैं, जितने लोग, ये जो 2 डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, उनको उनका वैकेंसी को फिल भी तो करना पड़ेगा। उनके वैकेंसी को फिल करो या नहीं तो वापस से अपॉइंट करो डायरेक्टर्स को, या नहीं तो बोलो कि हमको और डायरेक्टर को अपॉइंट ही नहीं करना। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मीटिंग अडजर्न हो जाएगा वापस टू द सेम डे, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। और अडजर्न होने के बाद भी अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर को के प्रोविजंस को मीट नहीं कर पाए, उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाए, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फिर हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, सॉरी, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड हो जाएगा। सॉरी, एक यहां पे वो रह गया। ऑल इन ऑल हुआ क्या, ये जो 2 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर में से 7 को हम रोटेशनल बोले, 3 को नॉन रोटेशनल बोला, उसको छोड़ दो। 7 में से 1/3 यानी 2.3, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ 2 को हम बोले रिटायर आपको करना होगा हर जनरल मीटिंग में। 2 डायरेक्टर रिटायर करेगा। कौन, जो 2 सबसे लंबा रहा है, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, सेम टाइम रहा, तो म्यूचुअल लॉटरी हो जाएगा। और वही 2 डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट, मतलब उनका जगह, उन 2 डायरेक्टर के जगह किसी और डायरेक्टर को लाओ, या नहीं तो ये बोलो कि हमको और डायरेक्टर नहीं चाहिए, वो भी चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मीटिंग अडजर्न कर देंगे, सेम डेट टाइम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। और अडजर्न मीटिंग में भी अगर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर रीअपॉइंटेड, समझा। हाँ, अब बीच का जो सेक्शन है 153 टू 157, 159 इनफैक्ट, ये डिन का है जो आपके लास्ट पेज में हल्का सा लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। लास्ट पेज में हल्का सा लिखा है DIR 3 में आपको डिन के लिए अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो डिन आपको अलॉट कर देगा, बस बात खत्म। और एक बार आपके पास डिन है, आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते, टाइम पास चीजें, एज सच कुछ नहीं है उसमें। अब इधर आ जाओ, राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। कौन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर? कोई भी अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में रिटायर कर रहा है। अरे वो तो रिटायर कर रहा है, वो कैसे खड़ा होगा? उसको छोड़ के कोई भी और डायरेक्टरशिप के लिए आ सकता है, उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन में? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होगा, एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा और 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्यों? अरे वरना हर कोई डायरेक्टर के लिए खड़ा हो जाएगा। 1 लाख रुपया और नोटिस देना पड़ेगा, वरना हर कोई डायरेक्टर के लिए खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये 1 लाख रुपया हम रिटर्न कर देंगे, 1 लाख रुपया रिटर्न कर देंगे अगर तुम डायरेक्टर बन गए, या 25% वोट भी तुमको मिल गया तो 1 लाख रुपया लौटा देंगे। 25% वोट से बेसी तुमको मिल गया तो 1 लाख रुपया लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब 14 दिन में डायरेक्टर जो बनने वाला है, जो पर्सन प्रपोज कर रहा है कि हमको डायरेक्टर के लिए खड़ा होना है, वो कंपनी को 14 दिन का नोटिस भेजा कम से कम। अब कंपनी क्या करेगा? मेंबर्स को भी तो बताना होगा ना कि ऐसा ऐसा इसने डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है, आप देख लीजिएगा अपॉइंट कर रहा है नहीं। तो कंपनी 7 डेज का नोटिस मेंबर को देगा टू ऑल मेंबर्स। वो या तो इंडिविजुअली भेजेगा या
एडवर्टाइजमेंट कर दे, मतलब प्रेफरेबली तो एंड है, दोनों आपको करना होगा, इंडिविजुअली भेजो नोटिसेस एंड आप एडवर्टाइजमेंट कर दो इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में, समझा? हाँ, बट ये 1 लाख रुपया अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको नहीं देना, अगर नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी बोलता है डायरेक्टर अपॉइंट करो उसको भी नहीं देना, या अगर नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी नहीं है तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उसको भी, बेसिकली वो डायरेक्टर जो खुद से डायरेक्टर बनना चाहता है ना उसी को 1 लाख रुपया भरना है, ठीक है? तो इसमें भी कुछ नहीं था, सेक्शन 180 बस, और 15 मिनट का चीज बचा है, ज्यादा कुछ है नहीं, अभी रैप कर देंगे इसको। सेक्शन 160 क्या बोला? 160 क्या बोला? कोई भी इंसान डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द पर्सन जो अभी रिटायर हो रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी हर कोई आ सकता है। नोटिस देगा कंपनी को, एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस कंपनी को देगा, फिर कंपनी मेंबर्स को नोटिस देगी, एटलीस्ट 7 डेज पहले नोटिस देगी, ऑल मेंबर्स प्लस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर चला जाएगा। 1 लाख रुपया साथ में डायरेक्टर जमा करेगा, अगर वो इलेक्ट हो जाए या 25% से ज्यादा उसको वोट मिल जाए 1 लाख रिफंड हो जाएगा। परफेक्ट। अब आया सेक्शन 161। यहां आपको 4 टाइप के डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, 4 टाइप का डायरेक्टर यहां अपॉइंट करते हो आप, और यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला एडिशनल डायरेक्टर, नाम से सुनना, एडिशनल माने जब कंपनी का वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया कि एक्स्ट्रा काम के लिए, एक इंक्रीज वर्कलोड के लिए आप एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो। दूसरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बाहर गया है, आउट ऑफ इंडिया गया है फॉर 3 मंथ्स और मोर, कम से कम 3 महीना या उससे ज्यादा अगर वो बाहर गया है तो यहां कौन काम संभालेगा? एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। या नॉमिनी डायरेक्टर, अगर कोई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले रखा है बहुत बड़े अमाउंट का और वो बोल दे यार तुम पर भरोसा नहीं है, हम डायरेक्टर बताएंगे तुमको, कोई अरेंजमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, उसके वजह से अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर आ रहा है तो नॉमिनी डायरेक्टर आएगा। और अगर कोई डायरेक्टर छोड़ के चले जाए और उसको फिल करने के लिए कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया और उसको वेकेटेड हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, डायरेक्टर को आपने अपॉइंट तो किया था बट उसने खुद ही रिजाइन मार लिया बिफोर उसका टेन्योर खत्म हो, तो अब वो जो वैकेंसी हुआ है उसको पूरा करने के लिए आप एक डायरेक्टर को लाओगे, वो डायरेक्टर को हम कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बोलेंगे। ये चारों ही डायरेक्टर कोई भी कंपनी अपॉइंट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर कोई भी कंपनी अपॉइंट कर सकता है। और कैसे करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड अपॉइंट करता है, ये बोर्ड अपॉइंट करता है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो रहा है। ये जनरल मीटिंग में तो एक नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होगा। यहां पे कौन से डायरेक्टर्स का हम बात कर रहे हैं? एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इसको बोर्ड अपॉइंट करता है थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। ये ध्यान रखना, बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंट करेगा। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर माने एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के सर पे इतना बोझ आ गया कि उसको एक और साथी चाहिए, तो ठीक है एक और साथी ले आओ, एक और साथी ले आओ। कौन लाएगा? बोर्ड लाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू लाएगा। कब तक वो रखेगा? वो जो एडिशनल डायरेक्टर आया वो मेहमान है, वो अगले एजीएम तक ही डायरेक्टर रहेगा। एक्चुअल एजीएम या एजीएम का ड्यू डेट जो सेक्शन 96 बताता है, एजीएम का डेट या ड्यू डेट तक ही डायरेक्टर रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा अपने आप। इसको आपको हटाना पड़ेगा, समझा? इसको आपको हटाना पड़ेगा। और बस ये ध्यान रखना, जो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो गया था ना, जो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो गया था, वो उसको हम डायरेक्टर जब जनरल मीटिंग में नहीं बनाए तो वो एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। आर्टिकल बोलेगा तो ही आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो एडिशनल डायरेक्टर में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट करना होगा, आर्टिकल बोलेगा तो ही। कब तक वो डायरेक्टर टेन्योर रखेगा? जब तक उसका एजीएम का डेट या ड्यू डेट नहीं आ जाता। ऑल्टरनेट डायरेक्टर में क्या होगा? जब करंट डायरेक्टर इंडिया के बाहर है 3 या उससे ज्यादा महीनों के लिए, तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। कब के लिए? जब वो लौट कर आ जाए, ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, या वो बाहर ही था और बाहर चल बसा, माने उसको हटा दिए, या उसका जो टाइम था ना ओरिजिनल डायरेक्टर का, वो उसका ऑफिस अब खत्म हो गया, तो ये भी ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर तो ये भी बाहर, ओरिजिनल बाहर तो ये भी बाहर। समझ गया? ओके, बट ये ध्यान रखना, एडिशनल डायरेक्टर, आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर
ओरिजिनल वाला इंडिपेंडेंट था तो ऑल्टरनेट वाले को भी इंडिपेंडेंट होना होगा। ओरिजिनल वाला इंडिपेंडेंट था, ऑल्टरनेट को भी इंडिपेंडेंट होना होगा। समझा? और ये एओए या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू आप दोनों ही तरीके से अपॉइंट कर सकते हो। अगर एओए बोल दे तो, या नहीं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू भी अपॉइंट किया जा सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन हुआ? जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ है, अग्रीमेंट से अपॉइंट हुआ है। सो कब तक ये रखेगा डायरेक्टरशिप? जब वो अग्रीमेंट बोले तब तक, जब अग्रीमेंट बोले तब तक। हाँ, ये ध्यान रखना, जो हम लोग सेक्शन 154 सबसेक्शन 2 का बात करेंगे, अच्छा इसको तब कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी यहां पे आ जाओ, 161 सबसेक्शन 4 क्या बोला? कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग से अपॉइंट हुआ था बट वो ऑफिस छोड़ दिया, कैजुअल वैकेंसी आया, नया डायरेक्टर को अपॉइंट करो। रिमेनिंग टेन्योर के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं, यानी अगर वो उसका जितना पीरियड बचा था ना, सिर्फ उतने के लिए ये डायरेक्टर रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा। बट ये डायरेक्टर को आपने जो अपॉइंट किया है, अगले नेक्स्ट जनरल मीटिंग में ओआर पास करा लेना मेंबर से, ओआर का अप्रूवल ले लेना। अगर मेंबर बोल दे ये डायरेक्टर नहीं बन सकता तो ये ऑफिस से बाहर हो जाएगा। तो अगर कैजुअल वैकेंसी आया, जो रिमेनिंग पीरियड बचा था ना डायरेक्टर का, उसके लिए एक नए डायरेक्टर को ले आओ, रिमेनिंग पीरियड के लिए नए डायरेक्टर को ले आओ। बट अगले जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर के लिए ओआर पास करवा लेना, मेंबर से रेटिफाई करवा लेना। समझा क्या? हाँ समझ गए। 162 में क्या बोल रहा है? आप एक रेजोल्यूशन से बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, एक रेजोल्यूशन से एक डायरेक्टर ही अपॉइंट होगा। 2 or more directors cannot be elected by a single resolution. 2 or more directors cannot be appointed by a single resolution. यानी 1 डायरेक्टर माने 1 रेजोल्यूशन। समझा? बट क्या कोई एक्सेप्शन ही नहीं है? है एक्सेप्शन है। अगर आप ऐसा कोई रेजोल्यूशन डालने वाले हो जिसमें आप मोर देन 1 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो रेजोल्यूशन से पहले एक प्रपोजल डालना, बताना मेंबर्स को कि हम ऐसा रेजोल्यूशन डालेंगे अपकमिंग मीटिंग में जिसमें हम एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। और ये प्रपोजल आप अप्रूव्ड, आपको सारे शेयर होल्डर से अप्रूव कराना होगा और कोई भी इसके खिलाफ नहीं हो सकता। माने जितने भी लोग मीटिंग में बैठे होंगे, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ऑल शेयर होल्डर्स यूनानिमसली ये पास होना चाहिए, अप्रूवल आना चाहिए, वरना नहीं आएगा। समझा? करेक्ट है? तो यानी बाय डिफॉल्ट एक रेजोल्यूशन से एक डायरेक्टर अपॉइंट होगा। अगर मोर देन 1 डायरेक्टर चाहिए, अलाउड है, बस वो रेजोल्यूशन से पहले एक प्रपोजल पास करना जिसमें सभी शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है। कोई एक जन भी मना कर दिया तो आप वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। ओके। अब ये 163 क्या बोला? एक प्रिंसिपल बोला है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ज्यादा कुछ नहीं, 3-4 पेज और बचा है, बस मेनली डिस्क्वालिफिकेशन, रिटायरमेंट, वैकेंसी, यही बचा है, वो देख लेते हैं, बात खत्म हो जाएगा अपना। ओके, तो अब यहां क्या बोला? अगर 163 में क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये छोटे शेयर होल्डर्स के लिए, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर राइट्स। इनको क्या बोला? अगर आर्टिकल्स बोल देना, आर्टिकल्स बोल दे, अगर आर्टिकल्स नहीं बोले तो मत करना, अगर आर्टिकल्स बोल दे तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, यानी अगर 10 हैं तो 7, एटलीस्ट 2/3, अपवर्ड राउंडिंग ऑफ, एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट करना होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल वोट्स, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इंडिविजुअल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग, उनसे ले लो। ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होंगे, स्मॉल शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट होंगे, उनके राइट्स को बचाने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर आप इंडिविजुअल वोट से अपॉइंट करवाओ या क्यूमुलेटिव वोटिंग से अपॉइंट करवाओ। और अगर कैजुअल वैकेंसी है तो उसको फिल करवा लो, और इस डायरेक्टर का टेन्योर 3 साल रहेगा, इस डायरेक्टर का टेन्योर 3 साल रहेगा। समझा? और इसको भी आप रोटेशन डायरेक्टर में नहीं हटा सकते। याद है क्या? रोटेशन डायरेक्टर में सिर्फ उसी को हटाया जा सकता है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो। क्या ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो रहा, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते रोटेशन के थ्रू। क्लियर है? तो आर्टिकल्स अगर बोले, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कितना? एटलीस्ट 2/3, सिंगल वोट से या क्यूमुलेटिव वोटिंग से। करेक्ट है? और इस डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा? 3 साल। 3 साल।
अब नेक्स्ट चलते हैं 164 जो इंपॉर्टेंट है। 164 जो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन। हम कब डिस्क्वालिफाई होंगे डायरेक्टर बनने से? उई सीसीसी RD20, उई सीसीसी RD20, उई मतलब UII, उई अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, या यू अनसाउंड माइंड अगर है, पागल घोषित हो चुका है, आई इंसॉल्वेंट हुआ है, अनडिस्चार्ज अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आई इंसॉल्वेंट का एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में। तो UII क्या हुआ? UII क्या हुआ? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और ऐसा कोई इंसॉल्वेंट जिसका भी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में। ओके, फिर CCC, CCC क्या है? CCC क्या है? CCC क्या है? कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ऐसा कोई गुनाह उसने किया और उसका सजा उसको मिला, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जिसके लिए मॉरल टर्पिट्यूड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और नॉट डज नॉट मैटर, बट उसको सजा होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा और 7 साल या उससे ज्यादा। अगर 6 महीने या उससे ज्यादा है तो तुम 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए 5 साल के लिए, फॉर 5 years यू आर डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद तुम्हारा पाप धुल जाएगा। अगर तुम 7 साल के लिए इंप्रिजनमेंट हो, तुम बड़ा पाप करके आए हो, तुमको लाइफ टाइम के लिए हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। समझ आया? तो पहला सी क्या? कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जिसके लिए सजा मिला है, इंप्रिजनमेंट हुआ है 6 महीने का, तो 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन होगा। 7 साल या उससे ज्यादा तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। और कोर्ट या ट्राइब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोर्ट या ट्राइब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका कॉल्स इन अरियर बचा हुआ है। कॉल्स इन अरियर है, उसने पैसा नहीं दिया, 6 महीना से ज्यादा हो चुका है उसको, 6 महीना से ज्यादा हो गया, कॉल्स इन अरियर पड़ा है, अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। ओके, तो अभी क्या देखा? UII, CCC, उई CCC, अनडिस्चार्ज, सॉरी पहले अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, CCC कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस जिसमें 6 महीने से ज्यादा 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, 7 साल से ज्यादा लाइफ टाइम का डिस्क्वालिफिकेशन। कोर्ट अगर बोल दे डिस्क्वालीफाई हुआ है तो डिस्क्वालीफाइड, और वापस से सी कॉल्स इन अरियर अगर 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग हो गया तो डिस्क्वालीफाइड। और उसके बाद RD20, आर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था सेक्शन 188 का, और उसमें कहीं ऑफेंस किया है पिछले 5 साल में, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तुम अगर कोई ऑफेंस करके बैठे हो, कॉन्विक्टेड हो, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। लास्ट 5 साल में ऑफेंस किया तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो। नेक्स्ट, तुम्हारे पास डिन नहीं है, आर रिलेटेड पार्टी का ऑफेंस है, डी डिन नहीं है, और बी और 20 डायरेक्टरशिप से तुम ज्यादा डायरेक्टरशिप अगर होल्ड करके बैठे हो तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। 20 डायरेक्टरशिप, देखो इधर सेक्शन 165 क्या बोलेगा? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक आदमी कितने डायरेक्टर्स, कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो 2 में बन सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो 2 में बन सकता है। अदर देन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होगा? वो मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें भी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकते हैं। टोटल 20 कंपनी, यानी 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी होंगे, बाकी 10 प्राइवेट कंपनी होने चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा प्राइवेट कंपनी है ना जो पब्लिक कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है, उसको भी तुम पब्लिक कंपनी मान लेना। यानी जो 20 का लिमिट है ये 10 पब्लिक कंपनी, और ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक का होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है उसमें 10 होगा, और बाद बाकी यानी प्राइवेट कंपनीज के लिए 10 होंगे। तो ये मिला के 20 का लिमिट होता है। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करके एक लोअर लिमिट बता सकते हो। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम अपने डायरेक्टर पे एक लोअर लिमिट लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। समझा? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 बोला डिस्क्वालिफिकेशन, उई CCC RD20, उई अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन पेंडिंग है, CCC कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, वापस सी कोर्ट अगर बोल दे, और वापस सी कॉल्स इन अरियर 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग हो, और RD20 रिलेटेड पार्टी में डिस्क्वालिफाइड हो, रिलेटेड पार्टी को ऑफेंस किया हो, डी क्या था? डिन नहीं हो, और 20 डायरेक्टरशिप से ज्यादा अगर वो होल्ड कर ले तो डिस्क्वालिफाइड होगा। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके रखना, सुपर इंपॉर्टेंट, आया हुआ क्वेश्चंस।
अब 5 इयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होगा दो केस में, अगर कंपनी फाइल ना करे पे ना करे, फाइल ना करे पे ना करे। फाइल क्या नहीं करे? एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 3 साल तक कंटिन्यूअसली फाइल ना करे कोई कंपनी, या फिर कोई कंपनी जो अपना डिपॉजिट, डिबेंचर या डिविडेंड को पे ना करे, डी को पे ना करे, डिपॉजिट, डिबेंचर या डिविडेंड को पे ना करे, और ये 1 साल से ज्यादा बीत चुका है इस बात को 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, और 3 साल से ज्यादा उसने एनुअल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर वो डायरेक्टर जो उस कंपनी में डायरेक्टर है उस समय में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा या किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो पाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर। वो 5 साल तक इस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता और दूसरे कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल तक। समझ आया? हाँ, प्राइवेट कंपनी अगर अपने आर्टिकल्स के थ्रू बोले तो वो और भी डिस्क्वालिफिकेशंस बता सकता है। बट अब एग्जिस्टिंग कंपनी अगर फाइल ना करे एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, या फिर वो डीडीडी का पेमेंट ना करे, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस बात को, और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर तो सब डिस्क्वालीफाई हो गए, उसको आप निकाल दोगे, नए डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, तो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना, उसको 6 महीने का तो टाइम देना ना ये डिस्क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए, उसको 6 महीने का टाइम दो रेक्टिफाई करने के लिए। 6 महीने का तो टाइम दो उस बेचारे को फाइल करने के लिए या पेमेंट कर देने के लिए। हाँ, 6 महीने में अगर वो नहीं कर पाया ना, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसको भी कर देंगे डिस्क्वालीफाई, क्या फर्क पड़ता। सॉरी, चलो लास्ट 2 पन्ना फटाफट से देख लो और रैप कर दें इसको। सेक्शन 167 बोला वेकेंसी, अगर कोई डायरेक्टर का ऑफिस खत्म हो जाए तो। 168 बोला रेजिग्नेशन, डायरेक्टर जब खुद से रिजाइन करे तो, और 169 बोला रिमूवल। 167 बोलता है कब डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस है, इस समय आपको हटना पड़ेगा। 168 बोला डायरेक्टर मुंह पे कंपनी के बोले हमको तुम्हारे कंपनी में डायरेक्टर बनना ही नहीं है, और 169 शेयर होल्डर जब डायरेक्टर को हटाना चाहे, तो ये रिमूवल का बात किया। 167, 168, 169। वेकेशन कब होगा, वेकेट कब करना होगा, जब तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तब, या जब तुम पिछले 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किए, सारे बोर्ड मीटिंग लास्ट 12 मंथ्स में तुम उससे एब्सेंट थे, तो तुम डिस्क्वालीफाई, मतलब तुम वेकेट करना पड़ेगा भाई तुमको। तुम अपना इंटरेस्ट नहीं बताए कंपनी को, कोई इंटरेस्ट था तुम्हारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम नहीं बताए, कोर्ट और ट्राइब्यूनल अगर तुमको डिस्क्वालीफाई कर दे, या तुम कॉन्विक्टेड हो बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस जिसका इंप्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा था, 164 में अभी पढ़े थे, या तो आपको रिमूव कर दिया गया 169 में शेयर होल्डर ने आपको हटा दिया, तो आप विकेट करना पड़ेगा आपको। या फिर आप मेरे कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉय थे, जिसके कारण आपको डायरेक्टर बनाए थे हम लोग, तो और आप वो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में आपका एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया, यू सीज टू होल्ड ऑफिस इन होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, और उसके कारण ही आपको डायरेक्टर बनाया गया था। तो जब वही नहीं तो ये क्यों, समझा? क्या क्या रीजन है जिसके लिए आपको वेकेट करना पड़ेगा? पहला, या तो 164 से डिस्क्वालिफाइड हो, दूसरा अगर आप लास्ट 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किए, तीसरा आपका इंटरेस्ट था आपने बताया नहीं, चौथा कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, पांचवा अगर कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट किया है ऑफ एन ऑफेंस जिसमें आपको सजा मिला है एटलीस्ट 6 महीने का, उसके बाद आप 169 से रिमूव हो गए थे, शेयर होल्डर ने आपको रिमूव किया, या लास्ट अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में कोई पोजीशन रखते थे, एम्प्लॉय होंगे, और आप उस कंपनी में आप पोजीशन नहीं रखते, पहले उस पोजीशन के वजह से ही आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, तब जब वही ना बचा, जब आपका पोजीशन ही नहीं बचा, तो आप डायरेक्टर कैसे बचेंगे? समझा? करेक्ट है। बस ये वैकेंसीज का ग्राउंड्स देखने का था, बस हो गया। 168 बोला रिजाइन कब करेगा डायरेक्टर रिजाइन? डायरेक्टर कभी भी रिजाइन कर सकता है, जब उसका ईगो हर्ट हो जाए, मन कर जाए रिजाइन करने का, कर लेगा। रिटन नोटिस देगा कंपनी को रिटन नोटिस देगा। कंपनी क्या करेगा? कंपनी विल टेक नोट, बोर्ड
विल टेक नोट ऑफ द नोटिस कि हाँ ये डायरेक्टर अभी रिजाइन करने वाला है। वो रजिस्ट्रार को बता देगा 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बता देगा कि इस डायरेक्टर ने रिजाइन किया है, और वो वेबसाइट में भी बता देगा। ओके, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को बता देगा कि ऐसा ऐसा डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। फाइन, ये तो कंपनी फाइल किया। तो ऑल इन ऑल हुआ क्या, डायरेक्टर था जो कंपनी को रिटन नोटिस दिया, और कंपनी ने आरओसी को बताया 30 डेज में कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वेबसाइट में डाल दिया। बोर्ड ने नोट ले लिया उस बात का, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ये डायरेक्टर को भी आरओसी को बताना पड़ेगा, ये डायरेक्टर को भी आरओसी को बताना पड़ेगा कि वो रेजिग्नेशन कॉपी आरओसी को फॉरवर्ड कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, बेसिक था। लास्ट सेक्शन 169 क्या बोलता है, रिमूवल। शेयर होल्डर को यह पावर दिया गया कि आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे, एक स्पेशल नोटिस के थ्रू। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको छोड़ के आप कोई भी डायरेक्टर को रिमूव कर देना। कुछ कुछ है जिसको छोड़ना होगा, वो देखेंगे। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया, जिसको आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट किया, या कोई नॉमिनी डायरेक्टर, इन तीन को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकता। बाद बाकी कोई भी मेंबर या शेयर होल्डर रिमूव कर सकता है। कौन, कोई भी नहीं। उसको सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। कितने लोग को, अगर कितने लोग को, 1% ऑफ टीवीपी या 5 लाख, या तो उतने शेयर होल्डर जो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता हो, या एटलीस्ट वो 5 लाख का शेयर होल्ड करता हो, उसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। किसको देगा, कंपनी को देगा। स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा किसको, कंपनी को, 14 डेज बिफोर द एजीएम और ईजीएम जो भी हो। एटलीस्ट 14 दिन पहले वो कंपनी को नोटिस दे देगा। कंपनी क्या करेगा, डायरेक्टर को बताएगा कि देख तेरी रिमूवल का बात आया है। डायरेक्टर से वो रिप्रेजेंटेशन मांगेगा। डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया तो अब एक तरफ एक नोटिस आया, एक तरफ एक रिप्रेजेंटेशन आया। ये दोनों नोटिस और रिप्रेजेंटेशन लेटर वो कंपनी क्या करेगा, अब सब शेयर होल्डर मेंबर को भेजेगा। इट विल बी सेंट टू ऑल मेंबर्स एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके एक डायरेक्टर को सुनने का मौका दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। नहीं तो उसको उसके बाद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, उसको हटाओ। और जो वैकेंसी आया उसमें अपॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं अपॉइंट कर पाया तो कैजुअल वैकेंसी से बोर्ड अपॉइंट कर देगा। समझा क्या? देखो ऑल इन ऑल क्या हुआ, अगर रिमूवल है, कोई डायरेक्टर को रिमूव करना है, कौन करेगा, स्पेशल नोटिस के थ्रू वो शेयर होल्डर जो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, कंपनी को नोटिस देंगे। 14 डेज का मिनिमम नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी डायरेक्टर को बोलेगा, डायरेक्टर से रिप्रेजेंटेशन लेगा। फिर ये दोनों चीज, नोटिस और रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम और जनरल मीटिंग, ईजीएम सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा। और मेंबर्स फिर क्या करेंगे, जब जनरल मीटिंग होगा वो पहले डायरेक्टर को सुनने का मौका दे देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा। एक नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे जनरल मीटिंग में ही, अगर वो हुआ तो। नहीं हुआ तो कैजुअल वैकेंसी मान के बोर्ड अपने रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट कर सकता है। हाँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको रिमूव करना है जो सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप पहले 5 साल के लिए ओआर से अपॉइंट करते हो, नेक्स्ट 5 साल के लिए आप एसआर से अपॉइंट करते हो। तो अगर इस वाले को आपको रिमूव करना है ना, तो उसके लिए आपको एसआर ही पास करना होगा, ओआर नहीं पास कर सकते। जिसको एसआर से अपॉइंट किया था उसको एसआर से हटाओ, हाँ, 3 लोग को यहां आप नहीं हटा सकते। अगर ट्राइब्यूनल ने किसी को अपॉइंट किया, कोई नॉमिनी डायरेक्टर हो या कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर हो, इनको, बाद बाकी आप सबको हटा सकते हो। और इसी के साथ अपना डायरेक्टर वाला चैप्टर खत्म। इसके बियॉन्ड आपके सीएमए इंटर में यहां इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला। इसी के साथ अपना पूरा कंपनी लॉ भी खत्म हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देना।